तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कार्यपालिका के प्रकार के बारे में। देखो, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो होती है उसका काम होता है कानूनों को बनाना, और कार्यपालिका का काम होता है उनको लागू करना। इसके अलावा न्यायपालिका का काम होता है उन सब की रक्षा करना, उनकी व्याख्या करना। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि कार्यपालिका के प्रकार कितने होते हैं, इनके गुण, दोष और विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं बता रहा हूँ कि जो कार्यपालिका है उसके मुख्यतः वैसे 4 भाग होते हैं, लेकिन एक और है तानाशाही या निरंकुश कार्यपालिका। तो 5 भाग हैं। इस वीडियो में आपको 5 प्रकार के बारे में बताऊं, कार्यपालिका के प्रकार के बारे में। जिसमें पहला है नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिका, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। दूसरा है एकल व बहुल कार्यपालिका। तीसरा है संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। चौथा है पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका। 5वां है तानाशाही या निरंकुश कार्यपालिका। तो हम इन कार्यपालिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनके दोष, गुण और विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका के बारे में। जो ये कार्यपालिका होती है, इसमें क्या है, जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है उसका जो प्रमुख होता है उसको संविधान बहुत सारी शक्तियां देता है, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में वह नहीं करता है जिसको दी जाती है, बल्कि अन्य को व्यक्ति करता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या होता है, एक्चुअल में जो वहां का राजा होता है उसको बहुत सारी शक्तियां प्रदान की जाती हैं, राजा रानी जो भी होता है। तो भाई वहां के राजा को बहुत सारी शक्तियां तो दे दी, लेकिन उन शक्तियों का एक्चुअल में प्रयोग कौन करेगा, वहां का प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। वह खुद नहीं करेगा। तो वैसी कंडीशन हमारे भारत में राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां दे रखी हैं, लेकिन वो उन शक्तियों को खुद प्रयोग नहीं करता है, बल्कि हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री उनकी मंत्रिपरिषद करती है। हालांकि देखा जाए तो ब्रिटेन के जो राजा है उससे कई गुना ज्यादा शक्तियां हमारे यहाँ पर दे रखी है राष्ट्रपति को। वो राष्ट्रपति को उन शक्तियों को यूज भी करता है, खुद यूज भी करता है, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस में देखा जाए तो ज्यादातर शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री करता है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगली कार्यपालिका, जिसका नाम है एकल व बहुल कार्यपालिका। इसमें एकल कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका वैसे नाम से पता चल रहा है एकल कार्यपालिका। कहने का मतलब एकल कार्यपालिका में शक्ति एक व्यक्ति में निहित होती है। जैसे बात करें प्राचीन काल में तो राजाओं के पास वो राजा ही सर्वश्रेष्ठ होता था, पूरी शक्ति उसी के पास होती थी। और वर्तमान में बात करें तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उसके अंदर वो राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख है, तो पूरी शक्तियां उसी के अंदर निहित है, वही वहां पर सब कुछ करने वाला होता है। इसके अलावा बात करें बहुल कार्यपालिका, तो बहुल कार्यपालिका में क्या होता है, शक्तियां कई लोगों का समूह होता है उसके अंदर निहित होती है। कहने का मतलब लोगों के एक समूह में शक्तियां निहित होती हैं और वो लोग सब मिलकर उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो अब बात करते हैं एकल कार्यपालिका के गुण के बारे में। तो देखो, एकल कार्यपालिका में क्या होता है, एक ही आदमी होता है, तो वो अकेला दृढ़ता से, एकता से और तत्परता से कार्य करेगा। उसे कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, तो वो आराम से बहुत अच्छे से बिना किसी के दखल अंदाज किए बहुत ही अच्छे से कार्य करेगा, बड़ी दृढ़ता से करेगा। और इसके अलावा इसमें कोई गुटबंदी का भी डर नहीं है। जैसे बहुल कार्यपालिका में क्या होता है, बहुत सारे लोग होंगे वो गुट बनाएंगे, हाँ, या फिर वो विद्रोह भी कर देंगे, या फिर तो मतलब इसमें ऐसा कोई नहीं है। जैसे अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति एक होता है, तो वो उसको गुटबंदी का कोई उसको डर नहीं है। इसके अलावा ये जो एकल कार्यपालिका वो संकट काल में बहुत उपयोगी है। जैसे कोई भी संकट आ गया, कोई भी आपात ऐसी स्थिति आ गई, तो वहां पर ये तत्काल निर्णय ले सकता है। जैसे अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में तत्काल निर्णय ले सकता है, क्योंकि वो वहां पर वो एक ही है जो सर्वसर्वा है, वो सब कुछ करेगा, तो वो फौरन कुछ भी एक्शन ले सकता है और अपने देश को संकट से बचा सकता है।
अब बात करते हैं बहुल कार्यपालिका के गुण के बारे में। तो भाई जो बहुल कार्यपालिका है इसमें तो बहुत सारे लोगों का योगदान होगा ना, तो इसमें क्या होगा, तो इसके भी बहुत सारे लोग होंगे, तो भाई सब अपनी अपनी बुद्धि लगाएंगे, सब अपने अपने अनुभव शेयर करेंगे, तो बहुत अच्छे नीति निर्माण के निर्णय, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबकी बुद्धि सब अपना अनुभव शेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छे कानून, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके अलावा इसमें क्या है, जैसे एक हो तो वो तो क्या है ना, एक्चुअली निरंकुश हो जाए। इसमें कई लोग होते हैं ना, तो इसमें निरंकुश और अत्याचारी होने का कोई संभावना बहुत ही कम होती है, संभावना नहीं होती है। इसके अलावा नागरिक स्वतंत्रता अधिक सुरक्षित रहती है। भाई बहुल कार्यपालिका में क्या है ना, नागरिकों की स्वतंत्रता मतलब इनमें सुरक्षित रहती है, कोई इन पे खतरा नहीं बन रहता। अब बात करें तो जो बहुल कार्यपालिका है उसके कुछ दोष भी हैं, जैसे इसमें उत्तरदायित्व का जो विभाजन होता है, जैसे भाई कई लोग होंगे, जैसे अभी स्विट्जरलैंड लाइन में बात करें, बहुल कार्यपालिका है वहां पर, तो वहां पर जैसे वहां पर 7 लोगों के बीच में सत्ता बटी हुई है। वहां के राष्ट्रपति का एक बंदे का होता है कार्यकाल 1 वर्ष का, तो वहां पे 7 राष्ट्रपति होंगे, 7 मतलब 1 साल वो, तो वहां पर जिम्मेदारियां बटी हुई हैं, उनका उत्तरदायित्व विभाजित है। इसके अलावा एकता का अभाव भी रहता है उसके अंदर, और आपातकाल के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का समूह होगा तो सबसे पूछना पड़ेगा, किसी को हाँ होगी, किसी को ना होगी, तो जैसे आपातकाल के लिए कानून फौरन नहीं बना सकते, हम तत्काल नहीं बना सकते। जब एकल कार्यपालिका में ऐसा कुछ नहीं है, एक ही बंदा होता है तो वो फौरन कुछ भी कर सकता है, कुछ भी एक्शन ले सकता है आपातकाल में। अब नेक्स्ट है जो हमारी वो है संसदीय या मंत्रिमंडलीय। संसदीय कार्यपालिका है, इसको मंत्रिमंडलीय भी बोलते हैं, और संसदीय या मंत्रिमंडलीय तथा असंसदीय या फिर अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। देखो संसदीय कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है, वह कार्यपालिका जिसकी विशेषता, गुण, दोष सब हों। जैसे संसदीय कार्यपालिका कुछ विशेषताएं, जैसे इसमें नाममात्र वास्तविक प्रधान का अंतर होता है। जैसे अपने यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है और अपने यहाँ पर संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, तो इसमें संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, इसमें नाममात्र और वास्तविक प्रधान अलग होता है। जैसे अपने यहाँ पर जो कार्यपालिका का नाममात्र का प्रधान कौन है, राष्ट्रपति है, और भाई जो वास्तविक प्रधान है वो प्रधानमंत्री है, और उसका मंत्री परिषद है। तो यहाँ पर जो वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका होती है ना संसदीय कार्यपालिका में, वो अलग अलग होते हैं। उत्तरदायी शासन होता है। उत्तरदायी शासन से मतलब यह है कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा सामुदायिक उत्तरदायित्व, देखो उत्तरदायी शासन और सामुदायिक उत्तरदायित्व में थोड़ा अंतर है। उत्तरदायी शासन में तो ये होता है कि भाई प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद दोनों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं, जबकि सामुदायिक उत्तरदायित्व में होता है कि अगर किसी भी मंत्री के प्रति हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना है ना, तो इसका मतलब क्या है कि पूरी मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री दोनों सत्ता से जाएंगे। कहने का मतलब कि किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगा सकते, पूरी मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री दोनों के प्रति हम अविश्वास प्रस्ताव लगाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, व्यवस्थापिका व कार्यपालिका मिश्रण व घनिष्ठ संबंध। भाई तो ये बात भी सही है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का मिश्रण और घनिष्ठ संबंध, इनमें बहुत ही बड़ा संबंध है। जैसे कार्यपालिका की जो सदस्य है ना, वो व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं। भाई जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं ना, वो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। जब ये व्यवस्थापिका में होते हैं तो ये कानूनों को लागू वगैरह करते हैं, और जब व्यवस्थापिका में होते हैं तो कानून को बनाते हैं, और जब ये कार्यपालिका में आ जाते हैं तो ये कानूनों को लागू करते हैं। देखो जैसे मैं आपको एक उदाहरण की तरह बताता हूँ। जैसे एक लड़की होती है, वो 2 परिवारों की मेंबर होती है। सेम ऐसे ही जैसे ये लोग हैं, वैसे ही लड़की जैसे 2 परिवार की मेंबर होती है। जैसे एक तो वो पीहर पक्ष और एक होता है ससुराल पक्ष। तो पीहर में आती है तो बेटी बन जाती है, ससुराल में जाती है तो बहू बन जाती है। वैसे ही ये मंत्री जब कार्यपालिका में होते हैं तो ये मंत्री परिषद में होते हैं तो मंत्री होते हैं।
और जब व्यवस्थापिका में आ जाते हैं तो ये व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, MP बन जाते हैं। ठीक है, जब व्यवस्थापिका में आते हैं इनका आना जाना चला रहता है, जैसे एक बेटी का आना जाना चला लगा रहता है ना, आना जाना ससुराल से पीहर, पीहर से ससुराल। तो ये लोग जब कोई भी विधेयक को पेश करने हैं तो ये व्यवस्थापिका में आ जाते हैं, और जब इनको लागू करना होता है तो ये कार्यपालिका में चले जाते हैं। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री का नेतृत्व। देखो पूरी मंत्री परिषद है ना भाई, जो क्या है, टीम है, और प्रधानमंत्री इन सबका कैप्टन है, तो उनका नेतृत्व करता है, उनका। जबकि स्विट्जरलैंड में देखें तो वहां पर ऐसा है नहीं, वहां पर 7 लोगों की समिति होती है, जो उनका प्रत्येक अपने अपना 1 साल का 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। जबकि यहाँ पर हमारे जैसे 5 साल तक एक व्यक्ति जैसे प्रधानमंत्री तो वही करेगा, जैसे टीम का कप्तान है तो वही करेगा। तो मतलब प्रधानमंत्री यहाँ पर अपना कार्यभार संभालेगा, न कि कोई मंत्री परिषद। जबकि स्विट्जरलैंड में क्या होता है, सबको मौका मिलता है, सबको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मतलब स्विट्जरलैंड में तो क्या होता है एक्चुअल में, वहाँ पे जो सबको मौका मिलता है, यहाँ पर अपने यहाँ पर प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है, जबकि वहाँ पर 7 लोग नेतृत्व करते हैं। मतलब वैकेंसी होती है कि 1 साल इनका 1 साल उनका आता है, जबकि अपने यहाँ पर ऐसा है नहीं, वो प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है। लेट्स क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे, 1 मिनट। अब बात करते हैं हम संसदीय व्यवस्था के गुणों के बारे में, संसदीय कार्यपालिका के बारे में। तो संसदीय कार्यपालिका के गुणों के बारे में बात करें तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका में सहयोग। देखो सहयोग कैसे, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में आपस में सहयोग है, वो कैसे है। देखो जब कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका में आएंगे, कानून को पेश भी करेंगे, पेश किया फिर उनको लागू करेंगे। आपस में सहयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना। तो ये आपस में सहयोग करते हैं, कानून विधेयक को पास करते हैं, उन्हें लागू करते हैं, उनको पेश भी करते हैं, फिर आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। इसके अलावा कार्यपालिका स्वेच्छाचारी नहीं, अपने संसदीय कार्यपालिका होती है, इसमें संसदीय कार्यपालिका होती है, उसमें कार्यपालिका स्वेच्छाचारी नहीं होती है। जैसे मान लो वो अकेले उसको कुछ छोटे मोटे कुछ भी जैसे वैसे कानून पास वो करने, लेकिन व्यवस्थापिका की अनुमति पर ये छोटे मोटे कानून खुद ही पास कर लेती है। तो बड़े कानून तो खैर जो खुद ही पास करेंगे, खुद ही बनाएंगे, फिर ये पास करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है लचीली पद्धति। जो संसदीय कार्यपालिका, संसदीय व्यवस्था ही बहुत ही लचीली पद्धति है। जैसे सरकार हमारे हितों पर काम नहीं कर रही है या हमारे हितों को नुकसान पहुंचा रही है, तो हमारे प्रतिनिधि क्या करेंगे, सरकार को अल्पमत में ला सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और उन्हें सत्ता से हटा सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ही लचीली पद्धति है। और इसके अलावा शासन कार्य, जनता को राजनीतिक शिक्षा व चेतना। देखो जो संसदीय व्यवस्था कार्यपालिका है उसमें जनता को शिक्षण भी मिलता है। जैसे राजनीतिक दल प्रचार करेंगे टेलीविजन के माध्यम से, कैसे भी, तो जनता को शिक्षण मिलेगा, जनता को उनकी पॉलिसीज के बारे में पता चलेगा, उनके फ्लैग के बारे में पता चलेगा, उनके आइडियाज के बारे में पता चलेगा। तो ये मतलब शिक्षण का कार्य भी करते हैं, नागरिकों को शिक्षा भी देते हैं। इसके अलावा बात करें शासन कार्य शीघ्रता से होता है। देखो अपने शासन कार्य शीघ्रता से कैसे होता है, वैसे लेट तो बहुत होता है अपने यहाँ पर, बहुत कुछ लोकसभा से राज्यसभा फिर राष्ट्रपति वैसे, लेकिन फिर भी काफी ठीक ठाक होता है। मतलब कैसे, देखो जो जैसे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के सदस्य एक ही, मतलब कार्यपालिका तो जैसे वही पेश करेंगे वही बनाएंगे, वही पेश करेंगे वही पेश करेंगे और वही लागू करेंगे। तो मतलब भाई एक ही सदस्य है, एक ही बंदा है जो पेश भी कर रहा है, लागू भी कर रहा है, तो भाई जल्दी तो होगा ही ना, काम हो भी जाएगा, कर देंगे यार, नहीं होगा तो इसमें क्या है। अब भाई देख बात करते हैं आगे हम संसदीय व्यवस्था या संसदीय कार्यपालिका के दोषों के बारे में। भाई गुण भी हैं, दोष भी हैं, विशेषता भी हैं, तो हम बात करते हैं दोषों के बारे में। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार, देखो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है क्या, पहले मैं आपको ये बताता हूँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होता क्या है। क्योंकि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू किसने किया, तो मोंटेस्क्यू जो एक राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया था। और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है कि सरकार की शक्तियों को हम 3 भागों में बांटते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और ये स्वतंत्र रहे अपने अपने इलाकों में। ठीक है भाई, अपने अपने इलाकों में सब स्वतंत्र रहेंगे। ओ भाई बात करें ना तो
जैसे भाई व्यवस्थापिका अपना काम करेगी, कार्यपालिका अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी। तो ये है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम यही कहता है कि भाई अभी इसके दोस्त बताया, पृथक्करण का नियम ये कह रहा है कि यार ये तो गलत बात है ना कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के सदस्य एक ही हो गए। ये तो गलत बात है यार, पृथक्करण का नियम का बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हो आप, तो मतलब हद हो गई यार, मजाक की भी यार, भाई मारो। तो मतलब ये पृथक्करण का नियम यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि कार्यपालिका का एकीकरण नागरिकों की स्वतंत्रता की दृष्टि से घातक है। और घातक तो है, तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका सदस्य एक ही है, तो अब नागरिकों की स्वतंत्रता ना डेंजर में है। इसके अलावा दलीय भावनाओं को बढ़ावा मिल रहा है भाई। जैसे संघीय व्यवस्था में क्या है, एक सत्तारूढ़ दल होता है, एक विपक्षी दल होता है, ठीक है। सत्तारूढ़ शासन करता है, विपक्षी दल उसकी आलोचना, उसको मतलब उसकी हर कमियों को बताता है जनता के सामने। एक दलीय व्यवस्था हो गई ना, तो भाई दलीय व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है इसे संसदीय कार्य। इसके अलावा बात करते हैं, मंत्रियों का अधिकांश समय कानून निर्माण में बीत जाता है। देखो मैंने आपको बताया था कि कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य भी होते हैं। अब भाई जब ये व्यवस्थापिका में जाएंगे, कानून को पेश करेंगे, कोई विधेयक उसको पेश करेंगे, फिर उसको लागू करेंगे, तो भाई जब व्यवस्थापिका में आना जाना लगे रहेगा, उसको पेश करेंगे, तो बताइए इनका आधा समय तो वैसे ही निकल जाएगा। ये अपने मंत्रालय में कब बैठेंगे, अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे, नहीं निभा पाएंगे ना। तो भाई तो ये भी गलत है कि भाई ये व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, फिर कार्यपालिका की तरफ भी आ रहे हैं, तो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे। इसके अलावा देखो स्वायत्तता का अभाव, मतलब कि अभाव स्वायत्तता के व्यवस्थापिका और जो कार्यपालिका है ये अलग अलग अपना अपना काम करें तो ठीक है। इसके अलावा संकट काल में शीघ्र निर्णय नहीं हो पाते। देखो जो ये संसदीय कार्यपालिका, संसदीय व्यवस्थापिका है, इसमें संकट काल में क्या है ना, जैसे अब एक बंदा हो, जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, अब वहां पर राष्ट्रपति एक है, सब कुछ राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष, तो वो शीघ्रता से कुछ भी निर्णय ले सकता है। अब यहाँ पर अपने तो लोकसभा में पारित होगा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, बहुत लंबी प्रक्रिया है ना। तो मतलब संकट काल में जैसे यहाँ पर कोई डेंजर, कोई संकट आ गया, तो भाई काफी समय लग जाएगा। आपातकाल के लिए कानून संसद बनाएगी और वो कानून 1 महीने में पारित हो जाना चाहिए। भाई अब 1 महीने में कानून पारित होएगा तो सपोज भाई कितना टाइम लगेगा, संकट तो मतलब जब तक तो हमारा तहस नहस कर देगा ना। तो भाई ये संकट काल के लिए भी अनुपयुक्त जो पद्धति है कार्यपालिका संसदीय व्यवस्था। अब बात करते हैं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के बारे में। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की विशेषता के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर ये ना बिल्कुल अपोजिट है, संसदीय व्यवस्था की बिल्कुल अपोजिट है जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। तो अपने संसदीय व्यवस्था में क्या है, राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख अलग अलग होता है, यहाँ पर दोनों का एक प्रमुख है। जैसे वास्तविक नाममात्र कार्यपालक का भेद नहीं है, यहाँ पर दोनों एक हैं। इसके अलावा कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जबकि अपने यहाँ पर देखें संसदीय व्यवस्था में तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि यहाँ पर व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसके अलावा बात करें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को मान्यता। भाई देख अपने तो क्या शक्ति संसदीय व्यवस्था में मैंने आपको बताया था, शक्ति पृथक्करण का नियम था, जो शक्तियों का बंटवारा कर रहा था 3 जगह, उसमें थोड़ा लोचा हो रहा था, झोला हो रहा था ना। यहाँ पर बिल्कुल ठीक है भाई, सब मतलब बिल्कुल अपोजिट है ना। इसके अलावा बात करें गुणों की बात, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के गुणों की बात करें ना, तो यहाँ पर क्या है ना, एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता होती है। जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, बार बार अमेरिका को उदाहरण नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वहां पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। तो जैसे वहां पर एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता है, तो वो मतलब जल्दी शीघ्रता से कुछ निर्णय ले लेगा, फटाक से, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा मंत्री प्रशासन में अधिक समय देते थे। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे अपने अपने काम कर रहे हैं, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत उसका पूरा पालन कर रहे हैं। जब कर रहे हैं तो एक बात है, जब अपना अपना काम करेंगे, पर ऐसे थोड़ी जैसे संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्था की तरफ भाग रहे हैं, अब यहाँ पर ऐसा नहीं भगेगी। तो अपना अपना काम मतलब अभी अपने मंत्रालय में बैठकर अपना काम आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है, भागदौड़ तो है ही नहीं। वही मायके से पीहर से मायके वाली व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। तो मतलब काफी अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर पाएंगे अपने इसके अंदर, मंत्रालय के अंदर। इसके अलावा शक्ति प्रथम का पूरा लाभ उठा पा रहे हैं। ये विधानमंडल में दलीय अनुशासन अपेक्षाकृत अच्छा है। देखो विधानमंडल में दलीय अनुशासन अपेक्षाकृत अच्छा है। देखो जो यहाँ इस प्रणाली के अंदर क्या है ना, विधानमंडल में जो अनुशासन है ना वो ठीक है, अच्छा है। अब बात करें शक्ति पृथक्करण का लाभ, ये लोग शक्ति पृथक्करण का पूरा फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, ठीक ठाक फॉलो कर रहे हैं, तो पूरा लाभ उठा पा रहे हैं।
और स्थिरता मतलब कि जैसे अपने यहाँ पर क्या है, सरकार कभी भी गिरा सकते हैं, अल्पमत में लाकर अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हमारी सरकार को गिराया जा सकता है कभी भी। लेकिन जैसे अमेरिका के अंदर है, वहाँ का राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का है ना, तो 4 वर्ष पूरे ही करेगा। बीच में अगर महाभियोग लग गया उसकी बात अलग है, अदरवाइज वहाँ पर अविश्वास जैसी कोई कंडीशन नहीं है। तो वहाँ पर वहाँ की सरकार जो वहाँ की जो कार्यपालिका वो स्थिर है, फिक्स है भाई। 4 साल करने तो करेंगे भाई, इसमें कोई लोचा नहीं होगा। महाभियोग लगे इसकी बात थोड़ी अलग है। अब बात करते हैं दोष। भाई इस प्रणाली के भी दोष हैं, कुछ अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के भी कुछ दोष हैं। जैसे यहाँ पर एक ही बंदा सब कुछ करने वाला है, तो भाई निरंकुश भी तो हो सकता है वो, ऐसा थोड़ी है भाई वो पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करे। भाई निरंकुश हो जाए, अत्याचारी हो जाए, इस बात की क्या गारंटी है? तो वो चांसेस तो है ना। व्यवस्थापिका में गतिरोध होने के भी चांस है भाई। विधि निर्माण में विलंब भी होगा, अंगों में सहयोग भी नहीं होगा, इसका भी थोड़ा लोचा होगा। इसके अलावा मंत्री जो विधानमंडल में भाग नहीं ले पाते, अपने यहाँ पर विधानमंडल में भाग लेंगे, खूब लेंगे, क्योंकि अपने संसदीय व्यवस्था है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका कोरिलेटेड है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पूरा पालन कर रहे हैं। अच्छा फ्रेंड, पूरा पालन कर रहे हैं भाई। यहाँ पर तो जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था एक दूसरे की विपरीत है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, अब बात करते हैं पैतृक या वंशानुगत तथा निर्वाचित कार्यपालिका। ये चौथी विधि है, चौथा प्रकार है कार्यपालिका का, जिसे कहते हैं पैतृक या वंशानुगत। देखो पता ही चल रहा है, वंशानुगत जो वंश से चला आ रहा है। मैं राजा, मेरा बाप राजा, मेरे बाप का बाप राजा, मेरा बेटा राजा, मेरा बेटा का बेटा राजा, राजा राजा राजा। मतलब दूसरे को तो चांस ही नहीं मिल रहा भाई साहब, हद हो गई यार मजाक की। तो भाई अब चांस नहीं मिल रहा, तो मतलब इसमें क्या ना, राजा सब कुछ, पूरी शक्ति उसी के हाथ में, वही सर्वेसरा, उसके नियम ही उसके आदेश, उसके नियम, ये वाला चलता रहेगा। जबकि निर्वाचन कार्यपालिका में क्या रहेगा, सबको तो मौका मिलेगा। यहाँ पर वैश्विक मताधिकार होगा, उम्मीदवारों की योग्यता होगी, चुनाव प्रक्रिया होगी, लोग या तो खुद जाएंगे या फिर अपने प्रत्याशियों को सत्ता में भेजेंगे। वहाँ पर जैसे सरकार लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर रही है या फिर लोगों के हितों की नुकसान पहुंचा रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल में हम अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। मतलब पूरा काम एक कायदे कानून से होगा। ये होगा निर्वाचित व्यवस्था। यह अधिकांश देशों में प्रचलित है। जो निर्वाचित कार्यपालिका है, निर्वाचित जो प्रणाली है, ये अधिकांश हर देश में प्रचलित है। जबकि जो ये पैतृक या वंशानुगत है, ये लगभग क्या पूरी खत्म हो चुकी है भाई साहब। बात ऐसी है। अब जो लास्ट बची तानाशाही या निरंकुश कार्यपालिका, तानाशाही या निरंकुश कार्यपालिका की बात करें तो ये पहले क्या था, जैसे हिटलर था जर्मनी का, इसके अलावा इटली का मुसोलियन था। तो इन्होंने क्या किया, शक्ति के बल पर, अपनी दादागिरी के द्वारा, या फिर इन्होंने क्या किया, सैनिक के आधार पर पूरी सत्ता को हड़प लिया भाई साहब। न इनके बाप दादा राजा थे, ना ये थे, लेकिन उन्होंने अपनी दादागिरी के द्वारा शक्ति के माध्यम से सत्ता को हड़प लिया और खुद बन गए अब शासक। अब इनकी चलेगी, मतलब हद हो गई यार मजाक की। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने BA फर्स्ट ईयर BNE कॉलेज हमारे दोस्तों के लिए बनाया, खासतौर पर नमन शर्मा के लिए, क्योंकि कल उनका असाइनमेंट है। तो मैंने सोचा कि यार बना ले, हमारी पढ़ाई हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ओके, थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।